अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज साक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब वेलनेस बाय फरा। कसूर फूल नगर के इलाके में ईमान फातिमा नाम की बच्ची अपने घर के बाहर से लापता होती है और उसके बाद उसकी लाश बरामद होती है। और ये वाक़या रवां साल फरवरी का है, पहला वाक़या नहीं है। ऐसे बहुत से वाक़यात पहले भी पेश आते रहे हैं जिसमें अक्सर मुजरिम नहीं पकड़ा जाता रहा और उसको छूट मिल जाती रही है। कसूर में ही बैक इन द टाइम हम जाते हैं 2015 में एक बहुत बड़ा चाइल्ड पोर्नोग्राफी का नेटवर्क पकड़ा गया था जिसमें डार्क वेब और ब्लैकमेलिंग के इन्वॉल्व होने का खदशा जाहिर किया गया था। जब ये मामला सोशल मीडिया पर हाईलाइट हुआ और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो लोकल MPA ने इंटरवीन किया और कहा कि दरअसल ये वाक़या सियासी दुश्मनी का एक तरह से वो एलिमेंट है इसके अंदर। बाद में जो एक्टिव केसेस थे वो सिर्फ 19 रह गए, यानी देखेंगे रिपोर्ट 400-500 केसेस किए गए और 19 केसेस जो थे उनके हवाले से वीडियो सामने आई थी और पुलिस ने कहा कि ये बहुत एग्जीजरेटेड था और ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कसूर को हाईलाइट किया जा रहा है। हालांकि अगर हम सोचें तो शफाकियत और हसासियत के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे वो सिंगल इंसिडेंट्स क्यों ना हो, वो अपनी जगह पर उतनी ही वक़्त रखता है और स्पेशली जिसमें बच्चों का मामला है। इससे आगे चलते हैं, चूँकि वहाँ पर इसका कला कमा नहीं किया गया और इसको सियासी पुष्टपनाही हासिल होती रही है। 2018 में इसी तरह से एक और वाक़या था जिसने एक पब्लिक इन्फ्लुएंस हासिल किया था, जो ज़ैनब कत्ल केस था। उसमें कातिल पकड़ा गया DNA चेक करने के बाद और उसके बाद उसको सज़ा दी गई। लेकिन मोस्टली ऐसे केसेस ना तो रिपोर्ट होते हैं और अगर रिपोर्ट हो जाएं तो उनकी पैरवी नहीं होती और पैरवी हो तो मुजरिम नहीं पकड़ा जाता और मुजरिम पकड़ा जाए तो सियासी पुष्टपनाही की वजह से बच निकलने में कामयाब हो जाता है और इस तरह कानून का शिकंजा उसके गिर्द तंग नहीं होता। कसूर स्पेसिफिकली बहुत हाईलाइट होता रहा है ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी और इन चीज़ों के हवाले से। और जो ये हमें नज़र आता है कि ये जो पंजाब का ये रीजन है इसमें बच्चों के ऊपर सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। हालांकि जब हम इसकी बाकी पस मंज़र देखते हैं, सकाफ़ती पस मंज़र देखते हैं, तो कसूर का जो एक तरह से टाइम एक लैब है वो बाकी मुल्क जैसा ही और ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अच्छा, 2020 तक भी जो हमारे मुल्क में रिपोर्टेड केसेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं और आलमोस्ट जो हमें बाकी मुल्कों का कंपैरिजन नज़र आता है, इंडिया का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, वो तकरीबन मिलता जुलता ही है और तमाम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसे वाक़यात रोनमा होते हैं। लेकिन इंडिया ने इसके ऊपर काफ़ी सख्ती की और जो रेप इंसिडेंट्स के जो वाक़यात हैं उसमें सज़ाए मौत तजवीज़ की गई। उसके बाद काफ़ी कमी देखने में आई, लेकिन हम इस किस्म की सख्त सज़ाएँ अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। लॉज तो बन चुके हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी है। अच्छा, हम ज़रा आते हैं इसमें कि कसूर का जो रीजन है ये क्यों हाईलाइट होता है, स्पेशली ये चाइल्ड स्कैंडल्स के हवाले से। इसके कोई जवाब हम चेक करते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ से लेकर अल जज़ीरा जो नेटवर्क है वहाँ तक भी ये जो चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हैं ये इनके ऊपर बात होती रही है। और एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक जो उन्होंने एक डाटा गैदर किया, उनका कहना था कि कसूर के रीजन में और उसके आगे पीछे काफ़ी सारे जगहों पे ये कल्चर पाया जाता है कि जो बड़ी उम्र के लड़के हैं ये छोटी उम्र के लड़कों को सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं, लेकिन वो अक्सर रिपोर्ट नहीं होते हैं क्योंकि उसमें वो ये समझते हैं कि कॉन्सेंट का एलिमेंट होता है और एक कल्चरल एलिमेंट है कि जिसमें सबको पता है। और बड़े लड़कों ने अक्सर अपने साथ ये छोटे लड़के रखे हुए होते हैं और ये इस किस्म के अफ़ाल में मुलव्विस पाए जाते हैं। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जो एक गुर्बत का और मौशी नाहमवारी का एलिमेंट है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे इल्ज़ाम ये आयद किया गया कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी स्कैंडल था उसमें वालिदैन भी इन्वॉल्व थे और उनको पैसा मिल रहा था दरअसल अपने बच्चों की वीडियोस के हवाले से। एकदम अकल दंग रह जाती है और नहीं मानती है और स्टिल ये इल्ज़ामात ही हम इनके ऊपर कोई खास बात नहीं कर सकते हैं कि कहाँ तक। यानी दरअसल दो तरह से जो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसको इस्तेमाल किया गया। एक तो डार्क वेब से पैसे कमाए गए और कुछ वालिदैन को पैसे दे दिला के खामोश करा दिया गया विक्टिम्स के, और कुछ ऐसे थे कि जिनमें बच्चों को ब्लैकमेल करके उल्टा उनसे पैसे वसूल किए गए। इस तरह ये माफिया बन गया जिसमें सबको हिस्सा मिल रहा था और एक इतना डार्क एलिमेंट है जो सोसाइटी में एंटर हो गया। उसके बाद जो हमें एक चीज़ नज़र आती है वो ये है कि जब जो इंसिडेंट्स हैं ना ये रिपोर्ट ही नहीं किए जाते हैं और पुलिस तक ऐसे बहुत से केसेस एक बड़ी तादाद है जो नहीं पहुंच पाती है और इस तरह से नहीं पता चलता कि जो रियल एक तरह से लेवल ऑफ जो इंसिडेंट्स है, रेट ऑफ इंसिडेंट्स है वो क्या है। ये हमारे पास ऐसे केसेस तो रिपोर्ट होते हैं, अब सब ये रोज़ बात सुनते हैं। हम ज़रा इससे आगे निकलते हैं। पहले हम ये बात करते हैं कि लोगों को एजुकेट करने की क्या ज़रूरत है, सबसे स्पेसिफिकली जो हम सब के लिए अंडरस्टैंड करने की।
जो इस किस्म के केसेस हैं, इनमें अक्सर जो बच्चा है वो मार दिया जाता है, उसकी जान नहीं बच पाती है। जो हम देखते हैं कि बच्चे अगवा हुए, उनको मोलेस्टर किया गया, उनको रेप किया गया और उसके बाद उनका कत्ल कर दिया गया और वो जान बचाकर वापस नहीं आ पाते हैं। डीएनए सबसे पहला हमारे पास हथियार होता है। जब भी कोई ऐसा केस होता है, और हो रहे हैं अभी भी अनफॉर्चुनेटली, डीएनए टेस्ट करवाना और उसका डीएनए, ये देखें ज़ैनब कत्ल केस में या इसके अलावा जो बाकी हमारे पास एक प्राइम मार्क किस्म के इंसिडेंट्स हैं जिनमें मुलजिम पकड़ा गया है, रेप इंसिडेंट्स में भी, उसमें डीएनए के तवस्सुत से हमेशा जो विक्टिम है, वो जो एक रेपिस्ट है वो पकड़ा जाएगा। विक्टिम का डीएनए करेंगे तो वहाँ से हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो पहली स्टेप ये है कि हम डीएनए करें और उसकी जो मैच है जब होगा, जब ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं तो फिर लोगों को डर भी बैठता है और उनको ये पता चलता है कि वो कानून के शिकंजे में आएंगे। जब विक्टिम बेचारा ही अपनी चुप सादे बैठ जाता है और ये यानी एक इज़्ज़त समझी जाती है कि एक वाक़या होना था, हो गया, लेकिन अब अफियत इसी में है कि खामोश रहा जाए और सह लिया जाए। तो डीएनए टेस्ट जो हैं वो स्टेट इनको स्पॉन्सर करे या स्टेट इसकी ज़िम्मेदारी उठाए और इसको दहशतगर्दी की दफ़ा में डाला जाए, ताकि जो एक तरह से प्रोटेक्शन है चाहे बच्चों की वो हो सके। कुछ तंजीमें कसूर में भी काम कर रही हैं, कुछ क्लिनिक्स हैं जो इस हवाले से काम कर रहे हैं और बच्चों को इस हवाले से प्रोटेक्शन के लिए और उनकी जो एक तरह से चल रही हैं उस हवाले से काम किया जा रहा है। उसके अलावा कोर्ट्स ने एक टाइम पीरियड मखसूस कर दिया है जिसमें सिर्फ बच्चों के केसेस सुने जाएंगे और उनको एक टाइम पीरियड दे दिया गया इस तरह से। लेकिन स्टिल हमें नज़र आता है कि इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर अभी भी बहुत सा लैक बाकी है। दूसरा ये है कि बच्चों को अनअटेंडेड ना छोड़ा जाए। जैसे एक जो केस है जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ही रिपोर्ट हुआ कि जो रेपिस्ट है उसने ये कहा कि शाम के टाइम मैं रक्षा लेकर बाहर निकल जाता था, जिस टाइम पर बच्चे खेलने के लिए मैदान में आ जाते हैं तो मैं उनको 100 रुपये ऑफ़र करता था और कहता था वो तुम्हें रक्षे पे झूला दूं। जब कोई बच्चा ट्रैप हो जाता था और मैं रक्षे में बैठ जाता था, फिर मैं उसको ले जाकर उसके साथ वो शख्स बदफेली करता था और उसको मार देता था। और तकरीबन वो 8 बच्चे इस इंसिडेंस में वो एक तरह से उनको कत्ल कर चुका था। उसके बाद वो पकड़ा गया और उसने ये बात बताई। तो जो अनअटेंडेड बच्चों का रहना है, कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके बच्चों को अपनी निगरानी में रखें। तीसरी जो चीज़ है वो ये है, जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा बात करेंगे, कि एक इसके अंदर ना 2 रीज़न्स पाई जाती हैं जो ये सारे इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। नंबर 1 इज़ डार्क वेब, या उससे पैसे कमाना, एक पैसों से रिलेटेड है। यानी या तो विक्टिम को ब्लैकमेल किया जाए या फिर उसकी वीडियो बनाकर डार्क वेब पे डाली जाए, या फिर ये कि उसको हमेशा इस तरह ब्लैकमेल करके बुलाया जाए और उसको इस्तेमाल किया जाए, उसको एक तरह से अपनी एक स्लेव बना लिया जाए ना, एक चाइल्ड स्लेव बना लें और वो इसमें आ जाए। तो इस तरह बहुत सारे इसके अंदर पहलू पाए जाते हैं। अच्छा, और जो दूसरी चीज़ है हमारे नज़र में इस हवाले से, वो ये है कि ये लोग समटाइम जहनी बीमार होते हैं जिनको पीडोफाइल्स कहा जाता है। ये पीडोफाइल्स जो होते हैं इनके न्यूरो ट्रांसमीटर्स और न्यूरो केमिकल्स के अंदर भी डैमेजेस वाक़या होते हैं। और स्ट्रेस के दिनों में अगर पीडोफैलिक स्ट्रेस में है ना, तो वो उसकी बॉडी ऐसे हार्मोन्स ज़्यादा प्रोड्यूस करती है जो ज़्यादा सेक्सुअल और एग्रेसिव टेंडेंसीज़ रखते हों। ऐसी सूरत में ये लोग ज़्यादा जो है ना निशाना बनाते हैं और शिकार करते हैं। इसका मतलब है कि जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ हैं और वो जगह जहाँ पर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर जो पीडोफाइल्स होते हैं लोग, वो ज़्यादा करेंगे, अटैक्स करेंगे बच्चों के ऊपर। तो ये एक हमारे पास एक एक्स्ट्रा जो एलिमेंट है इस हवाले से वो आता है। जब तक सख्त सज़ाएँ नहीं इम्प्लीमेंट की जाती और लोगों को निशाने इबरत नहीं बनाया जाता और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारे मुल्क में ऐसे ही रहता है, हम अपने बच्चों के लाशें ऐसे ही उठाते रहेंगे और हमारे बच्चे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का ऐसे ही शिकार होते रहेंगे। आप 1 मिनट के लिए इस सानहे को अगर हम विजुअलाइज़ करें कि इन माओं के और इन फैमिलीज़ के दिलों पर क्या गुजरती होगी और वो बच्चा किस किस्म के ट्रॉमा से होकर हम इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे बात कर रहे हैं पीडोफाइल्स की, या वो लोग जो चाइल्ड अब्यूज़ में मुलविस होते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इसमें जो देखने में आया है ना, वो ये है कि वो लोग जो अब्यूज़र होते हैं, चाइल्ड अब्यूज़र्स, वो ख़ुद भी इस अब्यूज़ का हिस्सा रहे होते हैं। यानी वो ख़ुद भी विक्टिम होते हैं चाइल्ड अब्यूज़ का और बचपन में उनके साथ भी इस किस्म के ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो चुके हैं। एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 90% जो सेक्स और रेप अब्यूज़र्स थे,
उनमें हिस्ट्री पाई गई है चाइल्ड अब्यूज़ की, यानी उनको भी चाइल्ड अब्यूज़ का निशाना बनाया जाता रहा। जैसे जो मैंने रिक्शे वाले की भी स्टोरी आपको बताई है कि जो ये खुद ये करता था कि शाम को शिकार पे जाता था और बच्चों को आइडेंटिफाई करता था, पीडोफाइल था, उसके मामले में भी हिस्ट्री नज़र आई कि वो जिस एक शॉप पे काम करता था जहाँ पर 12 साल तक उसको सेक्सुअल अब्यूज़ का निशाना बनाया। वो बच्चे जो एक्सपोज हुए हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का अपने बचपन में, वो अब बड़े होकर भी सेक्स अब्यूज़र बनेंगे क्योंकि उन्होंने वही पैटर्न सीखे हुए हैं। हमने जब इस चेन को ब्रेक करना है तो उसका तरीका यही है कि जो माशरे में लोग हैं जो इस कदर सफाक हैं और दरिंदे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको सख्त सज़ाएँ दी जाएँ और अपने बच्चों को इस चीज़ से दूर रखा जाए। यहाँ तक कि हम सम टाइम ऐसा करते हैं कि हमारे बहुत से जो हलाल रिश्ते हैं हम उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं हम उन पर ट्रस्ट करते हैं, और जो रिपोर्टेड केसेस हैं उनके वाक़यात में ये पता चला है कि जो 70 to 90% जो एब्यूज़र्स हैं वो बच्चों के वो लोग थे जो बच्चों के साथ ऑलरेडी फेमिलियर थे और जिनके साथ बच्चे ऑलरेडी काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं और उनके ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप में थे। इस तरह अपने बच्चों को जब तक हम अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन में नहीं रखते हैं, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, अपने बच्चों को किसी की कस्टडी में अकेले नहीं छोड़ना, और उसके अलावा उनको एजुकेट करने की, जिस तरह गुड एंड बैड टच को बताने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो एक तरह से जब हम एक स्टैंडर्ड ये सेट करेंगे ना कि हम जो बच्चे एक तरह से एक्सपोज ही ना हो इस किस्म के कंटेंट से, वो एक हेल्दी माइंड के साथ ब्रॉट अप होंगे तो ही वो हेल्दी वैल्यूज़ आगे कैरी करेंगे। वो बच्चे जो खुद एब्यूज़ का और वायलेंस का शिकार होते हैं वो बड़े होकर खुद भी एब्यूज़िव और वायलेंट पैटर्न्स सीखते हैं। बहुत कुछ करने वाला है, लीगल सेटिंग्स में भी, साइको एजुकेशन के हवाले से भी, थेरेप्यूटिक हवाले से भी, कि हम इस चीज़ को जहाँ तक हो सके हाईलाइट करें और इसको रोकने में एक दूसरे के साथ तावन करें। मेरे चैनल के साथ बंधे रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लिप में। अल्लाह हाफ़िज़।